फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे आज हम प्रैक्टिस सेटों की जो लगातार श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूजीसी पीजीटी और एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि इसका लेवल जब यूजीसी का हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या कराया जा रहा है? केवल और केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है। क्योंकि अभी दिन क्या है कि अभी दिनों का जो घंटे हैं वो ऐसे लगते हैं बहुत कम से हैं, तो इस वजह से और कुछ हो नहीं पा रहा है। बट प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और लगातार, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है 21 फरवरी से यूजीसी की डेट शीट के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। बट आपको बता दें कि आपका होम साइंस का एग्ज़ाम इस बार पहले नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार पहले पड़ चुका है। क्योंकि अगर फोरकास्टिंग करी जाए तो जो एग्ज़ाम पहले पढ़ जाते हैं वो दूसरे सर्कल में बाद में पढ़ते हैं, तो इस बार ही पहले नहीं पड़ेगा। जब जून का आप देंगे तो वो फिर एग्ज़ाम पहले पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी वर्किंग डिसीजन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना गम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। ये इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिवार में थकान के कई कारण होते हैं, कौन सा एक उपयुक्त कारण है? तो यानी परिवार के कई कारण हो सकते हैं थकान के। तो उपयुक्त कारण पूछा जाए तो कार्य की अनिश्चितता भी होती है, पारिवारिक विवाद होते हैं, असंतोषजनक कार्य दशाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ऐसी स्थिति में परिवार में थकान जल्दी होती है। थकान दूर करने के उपायों में से कौन एक उसमें शामिल नहीं है? विश्राम काल, अरुचिपूर्ण का कार्य करना, कार्य कौशल विकसित करना और शारीरिक मुद्रा एवं उचित स्थिति अपनाना। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे थकान दूर करने के उपाय में कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे वो है अरुचिपूर्ण कार्य करना, ये इसमें शामिल नहीं है। कार्य के विभिन्न आयामों में से कौन सा एक उसमें शामिल नहीं है? शारीरिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, आर्थिक आयाम और भौतिक आयाम। तो यहाँ पे 3 का जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या रहेगा? भौतिक आयाम क्या है? उसमें शामिल नहीं है। ऊर्जा मूल्य के आधार पर कार्य को वैज्ञानिक तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक गलत विभाजन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है मध्यम कार्य। ठीक है, हल्का साधारण कार्य और भारी कार्य इस तरह से बांटा गया, पर मध्यम कार्य ऐसा कोई विभाजन नहीं दिया गया है। याद रखेंगे ऊर्जा के आधार पर अगर हम बांटते हैं हैवी कार्य, ठीक है, और यहाँ पे है लाइट कार्य, इस तरह के कार्य तो है हैवी वर्क, लाइट वर्क, बट मध्यम वर्ग इस तरह का कोई कार्य नहीं है। मध्यम कार्य शरीकरण के अध्ययन की मुख्यतः 4 औपचारिक तकनीकें होती हैं। निम्न में से कौन सी एक उसमें से गलत रूप में शामिल है? देखिए, कार्य शरीकरण वर्ग फिक्लिकेशन की बात की जाए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको टीजीटी पीजीटी एलटी सब जगह देखने को मिलता है यहाँ के यूजीसी में। तो इसलिए इसका जो वर्ग सिंप्लीफिकेशन है, इसकी जो एक वीडियो है वो हम बना चुके थे, उसमें उसकी विधियाँ बता चुके हैं। तो वो जो वीडियो है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पाथवे चार्ट विधि कौन सी शामिल नहीं है? गलत रूप से शामिल है। तो पाथवे चार्ट विधि, स्टॉप वॉच तकनीक, यहाँ पे है मेमोमेशन अध्ययन और साइक्लोग्राफ विधि, ये सब किसकी हैं? तो याद रखिएगा मुख्यतः यहाँ पे औपचारिक पूछा है, याद रखिएगा औपचारिक तकनीकें होती हैं। तो इनमें से कौन सी गलत है? तो यहाँ पे औपचारिक तकनीकें पूछी हैं, तो इनमें से जो औपचारिक तकनीक नहीं है वो हमारी है पाथवे चार्ट, क्योंकि ये किससे है? ये स्टैटिक्स से है। पाथवे चार्ट विधि के अतिरिक्त और कौन सी अध्ययन तकनीकें पेन और पेंसिल तकनीकी के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो पाथवे चार्ट किसके अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए, पेन और पेंसिल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्टेप चली जाती हैं उनको गिना जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और उपयुक्त सभी। तो 6 का राइट आंसर जो रहेगा वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि जो भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं विद आंसर आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेंगे। मेडेन ने कार्य शरीकरण के परिवर्तन के कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो अगर कार्य शरीकरण के अगर परिवर्तन की बात की जाए तो उसको कितने भागों में? 2 वर्गों में, 4 में, 3 में, 5 में। तो यहाँ पे 3 वर्गों में विभाजित किया है।
समय योजना किस प्रकार की योजना है? 1 महीने में ही जाने वाली क्रियाओं की योजना, 1 दिन में जाने वाली क्रियाओं की योजना, निश्चित अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? निश्चित अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजना है। समय योजना किस प्रकार की होनी चाहिए? व्यावहारिक, अव्यावहारिक, लाभदायक, हानि रहित। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा व्यावहारिक होनी चाहिए। किसी कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? एक ही दिशा में बाण घुमाकर, लयपूर्वक कार्य करके, काम करने का सही क्रम अपनाकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा लयपूर्वक कार्य करके। क्योंकि आप जिस तरह जैसे पानी का बहाव होता है उस तरह से अगर आप कार्य करते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में आप अच्छे से मूवमेंट कर पा रहे हो उसी डायरेक्शन पे कार्य करते हैं तो कार्य जल्दी कर सकते हैं। घर की सफाई करने का सही क्रम कौन सा है? 1 कमरा सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम को साफ करना चाहिए। प्रत्येक कमरे को अलग अलग झाड़ना और झाड़ू लगाना और पोंछना चाहिए। पहले सभी कमरों को झाड़ना, फिर पोंछना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 11 के अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो पहले सभी कमरों को झाड़ना फिर पोंछना, ये ही झाड़ू लगाने का अच्छा क्रम माना जाता है। हम अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं? अपने हाथ और पाँव बहुत कम चलाकर, अपने हाथ और पाँव जल्दी जल्दी चलाकर, जितना हो सके उतना झुककर, एक दिन में हम जितना काम कर सकते हैं उतना काम करके। तो यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो ये क्या है? अपने हाथ और पाँव बहुत कम चलाकर, क्योंकि क्या करना है? ऊर्जा बचानी है। तो समानता एक मूल्य है जिसे पीछे छोड़ चुका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हमारा घर, परिवार, समाज और हमारा देश। तो यहाँ पे कौन छोड़ चुका है? तो समाज छोड़ चुका है, क्योंकि हम पश्चिमीकरण की तरफ भाग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन हमारे निर्णयों में विकल्पों के चुनाव, हमारे व्यवहार तथा कार्य प्रणाली को एक आधार प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आदर्श, समाज, मूल्य और विवेक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मूल्य। स्तन मोचन यहाँ पे वेनिंग कहा जाता है। एक साथ कई खाद्य पदार्थों को खाने की क्रिया को शिशु के तरल से अर्ध ठोस आहार खाने की प्रक्रिया को, रोगी के लिए तैयार किए जाने वाले आहार की प्रक्रिया को, भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ शामिल करने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो शिशु के तरल से ठोस तरल से अर्ध ठोस आहार खाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? माता के दूध को कम करके किसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है? उसके खाद्य पदार्थों की मात्रा हम देना चालू कर देते हैं, जैसे उसे जूस पिलाना, खिचड़ी खिलाना, दलिया खिलाना, ठीक है, और टोस्ट यानी सेमी लिक्विड डाइट हम देना आरंभ कर देते हैं। तो ये कब कर देते हैं? 6 महीने के बाद कर ही देते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनमोचन आहार के उदाहरण है? उबले हुए आलू, पकी हुई सब्जियां, फेंटे हुए अंडे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्या है? सेमी लिक्विड डाइट है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 6 कैलोरीज, 9 कैलोरीज, 12 कैलोरीज और 15। तो ये मोस्टली अब आपको याद ही हो गया होगा। तो ये कितनी कैलोरीज देता है? 1 ग्राम हमें कितनी कैलोरीज देता है? तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी देती है। यहीं पे बात करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, तो वो 1 ग्राम में कितना देते हैं? 4 कैलोरीज देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में होती है प्रोटीन संरक्षण की क्षमता, वसा संरक्षण की क्षमता, विटामिन संरक्षण की क्षमता, खनिज लवण संरक्षण की क्षमता। तो यहाँ पे बात करते हैं तो किसकी क्षमता? तो प्रोटीन संरक्षण की क्षमता होती है। शरीर के वजन के प्रति किलो के हिसाब से बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की कितनी मात्रा देनी चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे कितनी मात्रा देनी चाहिए? तो 1.0 ग्राम, 1.4 ग्राम, 1.6 ग्राम, 2.2 ग्राम। तो यहाँ पे जो जितनी मात्रा देनी चाहिए वो क्या है? तो 1.6 ग्राम देनी चाहिए। गर्भवती स्त्री, स्तनपान कराने वाली स्त्री या शिशु या किशोरों के आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए।
वैसे रोगी जिन्हें चबाने, निगलने व पचाने में कठिनाई होती है, किस प्रकार के आहार दिए जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है नर्म एवं अर्ध ठोस आहार, हल्का आहार, तरल आहार और ठोस आहार। तो किस प्रकार के आहार दिए जाते हैं? तो यहाँ पे है नर्म एवं अर्ध ठोस आहार दिए जाते हैं। किस प्रकार के डिजाइन वस्त्र बनने के बाद ऊपर से टाँका कर बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अलंकृत डिजाइन। ठीक है, ऊपर से टाँका करके बनाए जाते हैं अलंकृत डिजाइन के वस्त्र। आपने देखा होगा कुरसिया से ऊपर कुछ डिजाइन बना दी जाती है इस तरह से सुई के माध्यम से, या फिर आपका जो होता है आपने देखा वो कढ़ाई के माध्यम से बहुत डिजाइनें बनाई जाती हैं। किसी भी परिधान में जिस विचार को प्रमुखता दी जाती है उसे कहते हैं संतुलित दबाव समन्वय अनुपात। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे दबाव कहते हैं। किसी भी नमूने में एक हिस्से के दूसरे हिस्से से और सबका सम्मिलित संबंध क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो कहलाता है दबाव समन्वय अनुपात और एकता। सबका समन्वय हमेशा एकता अनुपात कहलाता है। यहाँ पे देखिए सबका सम्मिलित संबंध, तो ये क्या है? अनुपात है, क्योंकि संबंध दिखाता है कि कितना है, 1%, 1:2, 3:3। तो यहाँ पे इस तरह के अनुपात रहते हैं। किसी नमूने के सभी हिस्सों को सही संबंध कहलाता है। अनुपात, एकता, लयबद्धता और समन्वय। आपको बता दें कि जो डिजाइन वाला पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी ही हमें जैसे भी थोड़ा से वो मिलेगा हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी कराएंगे, क्योंकि हमें आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ट लग रही है। चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठें, एनसीईआरटी बेस्ट है, तो हम एनसीईआरटी आपको लिए जल्दी ही कराएंगे। तो समन्वय, बट एनसीईआरटी को हम पूरा इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि आपका समय भी बचाना है। केवल और केवल मोस्ट फैक्टों में यानी इम्पोर्टेंट फैक्टों के तहत इसे कराएंगे। कपड़ों की सुंदरता फिर एनआईओएस की कराएंगे, यानी ओपन स्कूलिंग की कराएंगे। पूरी की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपड़ों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? रंगों का उचित चुनाव, डिजाइनों का उचित चुनाव, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, रंगों का उचित चुनाव, डिजाइनों का उचित चुनाव। पहनावे का मूल कार्य निम्न में से क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना, सुंदरता प्रदान करना, व्यक्तित्व में निखार लाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना। निम्न में से कौन पहनावे के गौण कार्यों में शामिल है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा कि कौन शामिल है? तो सुंदरता, सामाजिक स्तर, आत्म अभिव्यक्ति और फैशन और व्यक्तित्व का निखार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो शामिल है वो है उपयुक्त सभी। स्पॉटलाइटिस से बचाव के लिए निम्न में से किस तरह के जो सुझाव दिए जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, मेज की जगह तिरछी डेस्क का इस्तेमाल करना, जहाँ तक संभव हो सके हार्ड बेड पर सोना। और हार्ड बेड का मतलब होता है टाइट बेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर पर कार्य करते समय छोटी कंप्यूटर चेयर का इस्तेमाल करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। हेपेटाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार का आहार लेना आवश्यक है? तो जो हेपेटाइटिस से पीड़ित है उसमें कैसा है? तो बसा युक्त है, तला भुना है, बसा रहित, मीठे खाद्य पदार्थ और चिकना तेलीय आहार। आपको बता दें कि आपको अभी यूथ की हमें पूरी बुक करानी है। अभी हम आधी ही करा चुके हैं, आधी ही हम जल्दी ही कराएंगे। तो वो भी इम्पोर्टेंट है यूजीसी के लिए। तो इसलिए क्योंकि हमने उसमें क्या करा था, टीजीटी या पीजीटी क्वेश्चन नहीं, हमने आपको ऑल क्वेश्चन कराए थे, तो इसलिए वो यूजीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी हो, यूथ की कंपटीशन 10 चैप्टर वाइज श्रृंखला करके एक वो क्या पढ़ी है, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप उसको देखिए। अगर नहीं देखिए तो वो यूजीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें यूजीसी के अब तक के रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंटों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अब तक के सारे स्टेट के और मतलब सारे एग्ज़ाम जो यूपी में होते हैं उन सब के एग्ज़ाम के पेपर उसमें अवेलेबल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो श्रृंखला भी हम जल्दी ही आपको कराएंगे। गलत ढंग व मुद्राओं में बैठने, लेटने और टेलीविज़न देखने आदि से निम्न में से कौन सी बीमारी अब युवाओं में भी
होने लगी है। आपको बता दें युवाओं क्या अभी जब किसका दौर था, कोरोना टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे कि बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल गई थी, जो छोटे छोटे होते हैं जो 2.5 साल से 5 साल के या 6 साल के वैभव थे, क्योंकि वो पूरे टाइम मोबाइल में रहते थे। तो किसी की गर्दन टेढ़ी होगी, किसी की आंखें तिरछी हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम उनको देखने को मिली। पोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शनों की। तो वो बीमारी क्या कहलाएगी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाएगी। सर्वाइकल यहाँ पे है स्पॉन्डिलाइटिस, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसका क्या रहेगा, तो याद रखिएगा कि जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे है, आपने देखा होगा कहते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे सर्वाइकल की प्रॉब्लम इसी तरह हो जाती है कि आप एक उचित फॉर्मेट में नहीं बैठते, तो आपको ये प्रॉब्लम परेशान करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बीमारी में फुट रेस्ट अर्थात पैरों के नीचे तिरछी आकृति वाली लकड़ी के टुकड़े रखने की सलाह दी जाती है। साइटिका, बात रोग, हार्निया और इस यहाँ पे है स्पोन्डिलाइटिस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो याद रखिएगा स्पॉन्डिलाइटिस में सलाह दी जाती है पैरों के नीचे लकड़ी रखने की। निम्न में से कौन सी बीमारी यकृत यानी लीवर को मुख्यतः प्रभावित करती है, हेपेटाइटिस, डायबिटीज, सियाटिका और हार्निया। तो यहाँ पे जो 33 का राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा हेपेटाइटिस। आयुर्वेदिक ग्रंथों में निम्न में से किस बीमारी को कर्क रोग की संज्ञा दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा किस रोग को, तो टीबी को, हार्निया को, कैंसर को, पीलिया को। तो कर्क रोग की संज्ञा दी गई है। तो कैंसर को का से कर्क और का से कैंसर रोग की संज्ञा दी गई है आयुर्वेदिक ग्रंथों में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। कैंसर के इलाज की 3 चिकित्सा विधियां हैं, निम्न में से किस पर अभी शोध कार्य जारी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि किस पर जारी है, तो वो है कीमोथेरेपी पे, हार्मोन थेरेपी पे, रेडियोथेरेपी पे, ऑपरेशन द्वारा इलाज पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, तो ये है हार्मोन थेरेपी पर जारी है। जायोप्रैक्टिस 100 का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है वो क्या है, अमेरिका के अर्थशास्त्री ने, नासा के खगोल शास्त्री ने और माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर ने, यूरोप के वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पे 36 का अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो वो रहेगा नासा के खगोल शास्त्री ने। चलिए क्वेश्चन आप बस देखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल इस तरह का है कि कहीं ना कहीं आपको मुलाकात होगी। एविसिस होने का मुख्य कारण क्या है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, शरीर के किसी भाग में जीवाणुओं का संक्रमण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 37 की राइट आंसर की बात की जाएगी कि कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों है। यदि एविसिस यानी फेड़ों का इलाज सही, जो फोड़े हो जाते हैं आपके शरीर पर, आपने देखा होगा, इनको कहते हैं एविसिस। तो यहाँ पे फोड़ों का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो किस बीमारी के होने की संभावना प्रबल हो जाती है। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में कोई मैंने देखा चाइल्ड इतना बुरी तरह उसके फोड़े उठते हैं कि उसको देखने का मन नहीं करता, पैरों और हाथों में बहुत गंदे तरीके से उन्हें खुजा कर और भी वो खराब कर लेता है। तो अगर यहाँ पे 38 की बात की जाए तो यहाँ पे टीबी है, कैंसर है, ट्यूमर है और सेप्टिसीमिया है। तो सेप्टिसीमिया जो है वो बीमारी हो जाएगी अगर फोड़ों का इलाज सही टाइम पर नहीं किया तो। लीवर एविसिस होने का प्रमुख कारण क्या है, जीवाणु का संक्रमण, वायरस का संक्रमण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, उपयुक्त दोनों, यानी जीवाणु और वायरस का संक्रमण है। उंगलियों को नीला पड़ जाना क्या इंगित करता है, इनमें शुद्ध तरल का संचार कम तथा अशुद्ध तरल का संचार अधिक हो रहा है। इसमें शुद्ध तरल का संचार अधिक और अशुद्ध रक्त का संचार कम हो रहा है। दोनों प्रकार के रक्तों का संचार कम हो रहा है और दोनों प्रकार के रक्तों का संचार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर की बात की जाएगी तो ये क्या रहेगा, तो इनमें शुद्ध रक्त का संचार कम तथा अशुद्ध रक्त का संचार अधिक हो रहा है।
अंगुलियों के अग्रभाग पर होने वाले सूजन व घाव को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? फिगर एवेसिस, रेडियल एवेसिस, रेनाल्ड्स डिजीज और क्वाटम डिजीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो रहेगा रेनाल्ड डिजीज। उंगलियों के नीला पड़ने का क्या मतलब पड़ने का कारण क्या है? तो लंबे समय तक तनावग्रस्त रहना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का काफ़ी बढ़ जाना, विशेष परिस्थितियों में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रोटीन या रक्त कोशिकाओं का निर्माण होना, उस उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? तो ये रहेगा उपयुक्त सभी। जिन परिस्थितियों में तनाव अधिक उत्पन्न होता है उनमें प्रमुख है, तो यहाँ पे राइट आंसर है वो है बचपन में मिली कोई भावनात्मक चोट, जो है नशाखोरी व दोषपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर असुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। पोस्ट डोमेस्टिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का रोगी बनने में निम्न में से कौन सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, शारीरिक प्रताड़ना और शारीरिक क्लेश। तो यहाँ पे जो 44 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक आपदाएं। PTSD के उपचार में किस प्रकार की औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं? तो यह चिंता रोधी यानी एंटी एंजाइटी औषधियाँ, अवसाद रोधी यानी एंटी डिप्रेशन औषधियाँ। उपरोक्त दोनों प्रकार की औषधियाँ उपरोक्त औषधियों के से उपचार संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? तो यहाँ पे है उपरोक्त दोनों प्रकार की औषधियाँ, एंटी एंजाइटिक और एंटी डिप्रेशन। PTSD के मरीजों का उपचार किया जा सकता है तो कैसे? तो साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा से, बिहेवियर थेरेपी यानी व्यवहार चिकित्सा से। उपयुक्त दोनों तरीकों से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 46 का वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर 46 का रहेगा उपयुक्त दोनों तरीकों से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सर्वप्रथम प्रतिवर्ष हाई ब्लड प्रेशर से कितने लोगों की मौत होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 47 का वो क्या रहेगा? तो 70 लाख लोगों की क्या है? मौत होती है। किससे? तो याद रखिएगा हाई ब्लड प्रेशर से। निम्नलिखित में से किन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? गर्भ निरोधक गोलियां खाने वाले व गर्भवती महिलाओं को, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को, गुर्दे की समस्या से ग्रसित लोगों को, उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर 48 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी को हो सकता है। ऐसा कोई नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर उसी को हो। यहाँ पे है प्राइमरी हाइपर टेंशन का कारण है जीन्स यानी आपके परिवार से आने वाले मोटापा, तनाव व धूम्रपान। तो याद रखिएगा जो अनुवांशिक रोग होते हैं उन्हें जीन्स के अंतर्गत ही रख लेते हैं। तनाव व धूम्रपान शॉर्टकट में इसी तरह लिख देते हैं। मोटापा व तनाव, जीन्स, तनाव व मोटापा। तो यहाँ पर 49 की अगर बात की जाएगी तो ये आपके अनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है, मोटापा से भी, तनाव व धूम्रपान से भी हो सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन। याद रखिए आहार में कैल्शियम की अपूर्ण मात्रा लेने से हो सकता है। तो अपूर्ण मात्रा आप किसके ले रहे हैं? कैल्शियम के ले रहे हैं। तो कैल्शियम किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो याद रखेंगे हड्डियों के लिए है। तो रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपेरोसिया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी किससे प्रभावित हैं? ये हड्डियों के संबंधित हैं। एस्ट्रोजन एवं एंड्रोजन जैसे हार्मोन का श्रावित होता है। तो कहाँ से श्रावित होता है? तो यहाँ पे सोडियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, कैल्शियम की कमी से और पोटेशियम की कमी से। तो कहाँ से श्रावित होता है? तो याद रखेंगे कैल्शियम की कमी से। निम्न में से किसमें कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? भैंस का दूध, पनीर, रोहू मछली और गाय का दूध। तो यहाँ पे 52 की राइट आंसर की बात की जाएगी तो पनीर इसीलिए क्या है, जब आपको क्या हो जाती है, आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं या किसी कारण आपके फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको पनीर और दूध की सलाह दी जाती है, क्योंकि पनीर किससे बनता है? दूध से ही बनता है।
ठीक है। तो पनीर में कैल्शियम क्या है, भरपूर मात्रा में मौजूद है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दालें नहीं है। याद रखिएगा, दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से किस में कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, आलू, प्याज, पालक, गाजर। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आलू में पाई जाती है। न्यूनतम मात्रा यानी ना के बराबर। तो गाजर में विटामिन ए है, प्याज और पालक किसका है, आयरन का अच्छा स्रोत है। निम्न में से किसमें कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, दूध व दूध से बने पदार्थ, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें। तो कैल्शियम की मात्रा पूछ रहा है, वो भी न्यूनतम। तो याद रखिएगा, अनाजों में कैल्शियम की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। न्यूनतम का मतलब होता है ना के बराबर। सामान्य आहार में उपचार के लिए दबाव लाने के उद्देश्य से आहारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात करते हैं तो 2, 3, 4 और 5। तो इसमें बांटा गया है, तो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सा आहार तीव्र जठर, यहाँ पे अंतर्गैस्ट्रिक व यहाँ पे इंटेस्टाइनल विकारों और संक्रामक रोगों में दिया जाता है। तो 56 की अगर बात की जाएगी तो अर्ध ठोस आहार, मुलायम आहार, तरल आहार, संपूर्ण तरल आहार। तो 56 की अगर बात की जाएगी तो यह हो जाएगा अर्ध ठोस आहार। पाकिस्तान में उग्रवादियों ने किसकी हत्या कर दी थी, श्री देवेश की, डैनियल पर्ल की, शिवानी भटनागर की और प्रदीप भाटिया की। तो ये काफ़ी मतलब ओल्ड क्वेश्चन है तो रिपीट नहीं होगा। तो डैनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। द सन एक लघु पत्रिका है जो प्रकाशित होती है कोलकाता से, सैन फ्रांसिस्को से, लंदन से, दरभंगा से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कहाँ से, तो याद रखिएगा यह लंदन से प्रकाशित होती है द सन। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्रिका है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। विशेष संवाददाता हमेशा होते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त पत्रकार, राजनीतिक शक्ति के उच्चतम सोपान से अच्छी तरह जुड़े हुए। बस याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए क्या संवाददाता कौन है, तो इस समय याद रखिएगा रजत शर्मा। ठीक है। तो उनका जो आप देखते हैं मेरी अदालत, ठीक है, या आपकी अदालत कुछ ऐसी करके है उनका। तो वे कौन से हैं, उच्च मतलब पत्रकार भी रह चुके हैं और वो मीडिया में भी हैं। चलिए देखते हैं 49 का। तो ये क्या है, राजनीतिक शक्ति के उच्चतम सोपान से अच्छी तरह जुड़े होते हैं वे व्यक्ति जिन्हें अर्थव्यवस्था, उद्योग तथा आधारभूत विज्ञान से संबंधित विषयों पर लिखने को कहा जाता है। वे व्यक्ति जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक राजनीति के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी कहा क्या होता है, रजत शर्मा को बस याद रखिएगा वो क्या है, राजनीतिक शक्ति के उच्चतम सोपान से अच्छी तरह जुड़े होते हैं। तभी तो क्या करते हैं, राजनीतिक इंसानों को अपने कटघरे में लाते हैं और उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भी हैरान हो जाते हैं और क्वेश्चन देने वाला भी। टेलीविजन धारावाहिकों के टीआरपी का आकलन किया जाता है 10 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, 17 दिनों के लिए, किस दिनों के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, 7 दिनों के लिए किया जाता है। किसका, तो याद रखेंगे टीआरपी का आकलन, एवैल्यूएशन करते हैं। किसी ज्ञापन के प्रसार और यहाँ पे आवृत्ति का आकलन लक्ष्य श्रोता या दर्शक समूह के अध्ययन के आधार पर होता है और इसके लिए निर्धारित अवधि है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे 3 महीने, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और 4 महीने। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है 4 हफ्ते है। जनसंचार का उद्देश्य किसी शहर के निवासियों तक संदेश पहुंचाना है के लिए औद्योगिकी पर आधारित संचार माध्यम के वाहनों की आवश्यकता नहीं है। जनसाधारण तक सूचना पहुंचाने के लिए प्रयुक्त वैयक्तिक उपकरण है और प्रसार की दृष्टि से द्वितीय संप्रेषण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वह जनसाधारण तक सूचना पहुंचाने के लिए प्रयुक्त वैयक्तिक उपकरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए पीसी टू फोन संदेशवाही उपकरणों द्वारा एक ही समय में अनेक लोगों को संदेश भेजने के लिए इंटरनेट रिले चैट यानी आईआरसी द्वारा अनेक चैट
सरफर्स के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो उपयुक्त सभी रहेगा। उद्देश्य की दृष्टि से सर्वेक्षण का वर्गीकरण गलत है। विवरणात्मक सर्वेक्षण, टेलीफोन और मूल्यांकन और तुलनात्मक। तो यहाँ पे 64 का जो राइट आंसर रहेगा भाई इस टेलीफोन सर्वेक्षण ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे कोई भी उद्देश्य आपका निकल कर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया। इसकी दशाएं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा ये कथन किसका है, स्टर का, बर्गस का, श्रीमती पी वी यंग का, और इनमें से कोई नहीं। तो ये है वर्गेस का। ठीक है, किसका कथन है, बर्गेस का। जिस सर्वेक्षण में शोधकर्ता इस प्रकार के प्रबंध प्राप्त करना चाहता है कि वह यह बता सके कि दो या दो से अधिक शोध स्थितियों में कौन सी उत्तम स्थिति है, तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, तो मूल्यांकन, डाक, तुलनात्मक और विवरणात्मक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तुलनात्मक स्थिति कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान के समान ही विभिन्न चरणों में क्रमबद्ध विधि द्वारा किसी विशिष्ट घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे क्या प्रस्तुत करता है, तो यह निर्णय, प्रसार, शिक्षक, सर्वेक्षण और मूल्य। तो यह क्या प्रस्तुत करता है, तो यह सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण की विशेषता एक क्रमबद्ध विधि द्वारा किसी विशिष्ट घटना का विवरण देता है। इसके लिए एक अनुसंधान शासन दल की आवश्यकता होती है। इसका संबंध विशिष्ट क्षेत्र, घटना या समस्या के तथ्य संकलन से है, और इनमें से सभी है। तो यहाँ पे 68 की जो राइट आंसर बात की जाएगी वो है इनमें से सभी है। सारणियाँ वर्गीकरण द्वारा किए गए विश्लेषण को स्थायी रूप में रेखाबद्ध करने तथा सामान्य तुलना योग्य सामग्री को परस्पर निकटता की उचित स्थिति में रखने का साधन है। यह कथन है लीवर का, हिरेस का, यंग का, गुडे एवं हॉट का। तो यहाँ पर 69 की जो राइट आंसर की बात की जाएगी वह है हिरेस का। सारणियन समुकों का खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह उक्त कथन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये किसका है, तो हिरेस का, यंग का, लियर का, और इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है लियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारणियन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो यह समकों को संक्षिप्त तथा सरल रूप प्रदान करता है। यह समानता तथा विषमता को स्पष्ट करता है। यह तुलना करने में सहायक नहीं है। यह प्रस्तुतिकरण में भी सहायक नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जाएगी तो यह तुलना करने में सहायक नहीं है। सारणियन के निम्नलिखित महत्व में से कौन सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, इसे देख लेते हैं। तो समकों की जटिलता की समाप्ति एवं तुलनात्मक अध्ययन में, सांख्यिकी गणनाओं का वर्गीकरण में सरलता सहायक है, और समय एवं स्थान की बचत, समझने में सुगमता और याद रखने में सरलता, उनमें से सभी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर अगर उसकी बात की जाती है तो ये क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इनमें से सभी सही है। सारणियों के निम्नलिखित महत्व में से कौन गलत है। सांख्यिकी गणनाओं तथा वर्गीकरण में सहायक, समय व स्थान की बचत, समझने में सुगमता और याद रखने में सरलता, समकों की जटिलता एवं तुलनात्मक अध्ययन में असरलता और इस संदर्भ में सहायक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि क्या रहेगा 73 का तो राइट आंसर रहेगा समकों की जटिलता, तुलनात्मक अध्ययन में यहाँ पे क्या है, असरलता है। वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता, सादृश्यता के अनुसार समूहों का या वर्गों का क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है, और यह व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एक रूपता को व्यक्त करता है। यह कथन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कॉर्नर का, गुड एवं हॉट का, लीवर का, यंग का। तो यह कथन किसका है, तो याद रखेंगे कि ये कथन है कॉर्नर का।
निम्नलिखित में से वर्गीकरण की विशेषता कौन सी सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्या, यहाँ पे सजातीयता और विशालता, यहाँ पे लोचशीलता और स्पष्टता, अनुकूलता, गणितीय शुद्धता, और इनमें से सभी सही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 75 का, यह सभी सही हैं, क्योंकि क्या पूछ रहा है, वर्गीकरण की विशेषता कौन सी सही है, तो सभी सही हैं, इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर विद आंसर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि बस यूथ की कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला हमने दे रखी है। हाँ, यहाँ पे आपको क्या है, प्ले लिस्टों में प्रोवाइड है, जो भी कंटेंट है वो प्ले लिस्टों में अलग से दे रखे हैं। तो आपको केवल यूथ की चैप्टर वाइज श्रृंखला की जो चैप्टर वाइज श्रृंखला है उसको देखना है, क्योंकि वो UGC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जल्दी ही क्या करेंगे कि यूथ की जो अदर चैप्टर बचे उन्हें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो UGC एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, तो आपको ये PDF टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज शाम तक में भी 3 प्रैक्टिस सेट हो गए, तीनों की विद आंसर हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे शाम तक, ठीक है। तो परेशान ना हो, क्योंकि शाम तक डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी के जो लास्ट है ना, 17 फरवरी से क्या है 10 मार्च के बीच तक का शेड्यूल है। तो आपका एग्ज़ाम उस वीक में हो सकता है, मार्च वाले में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस तैयारी करते रहिए जम के। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो 3 बुक दिखाई हैं UGC नेट वाले स्टूडेंटों के लिए, वो तीनों ही कराएंगे, बट अभी थोड़ा सा क्या है, पर्सनल शेड्यूल बहुत बिगड़ रहा है, तो उसको मैनेज करने में लगे हैं। तो ठीक है, तीनों ही बुक कराएंगे, तो इसलिए आप तैयार रहिए, इसलिए जो पहले का पढ़ा हुआ है उसे ख़त्म कर लीजिए, जैसे कि आपके पास ओवर ना हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।